डियर स्टूडेंट, हमने मांग की लोच के प्रकार के बारे में पढ़ा। मांग की लोच क्या होती है उसके विषय में पढ़ा। अब हम ये पढ़ आगे इस वीडियो में हम ये अध्ययन करेंगे कि मांग की लोच को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। मांग की लोच कितनी होनी चाहिए, इसके लिए हम सबसे पहले है प्रतिशत या आनुपातिक रीति। ये फ्लक्स ने दी थी, इसलिए इसे फ्लक्स विधि भी कहते हैं। अतः इस रीति को फ्लक्स रीति भी कहते हैं। इस रीति के अनुसार मांग की लोच इक्वल टू मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके अलावा अथवा दूसरा क्या फॉर्मूला है, मांग में परिवर्तन अपॉन पूर्व की मांग अपॉन कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। तो इसको Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, P1 माइनस P2 अपॉन P1, और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा Q2 अपॉन Q1 अपॉन माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू P1 अपॉन P1 माइनस P2। P1 क्या है, पूर्व कीमत, Q1 क्या है, पूर्व की मांग, P2 क्या है, नवीन कीमत, और Q2 क्या है, नवीन मांग। तो इसके आधार पर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसमें ऋणात्मक या धनात्मक दोनों दशाओं में फल को धनात्मक ही माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको मांग के नियम में यही बताया था कि मूल्य बढ़ने पर मांग कम होती है, मूल्य कम होने पर मांग बढ़ती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा माइनस में होती है और उसको हम धनात्मक मानते हैं। कुल आगम या कुल व्यय रीति, यह रीति मार्शल द्वारा प्रतिपादित की गई है। मार्शल के अनुसार मांग वक्र पर वस्तु की मांग में विस्तार अथवा संकुचन उसकी कीमत के परिवर्तन के सापेक्ष होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि यह परिवर्तन कीमत के अनुपात में ही हो। एक ही मांग वक्र पर कीमत के परिवर्तन के सापेक्ष वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा, यही मांग की लोच है। अर्थात मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल व्यय में या कुल आय में कितनी परिवर्तन हो रहा है, उसे इसके अंतर्गत मांग की लोच माना गया है। कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष मांग में परिवर्तन का अर्थ है कि उपभोक्ता के कुल व्यय में परिवर्तन। कुल व्यय इज इक्वल टू कुल आगम वस्तु की कीमत इंटू वस्तु की मांग, अर्थात कुल व्यय से अभिप्राय उस कुल राशि से होता है जो वस्तु की कीमत को वस्तु की कम की गई इकाइयों के गुणा करने से प्राप्त होती है। तो इसका ये उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है कि इकाई के बराबर यदि मांग लोच है तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, 5 रुपये, परिवर्तित मूल्य है 4 रुपये। प्रारंभिक मांग थी 400 इकाइयों की और परिवर्तित मांग है 500 इकाइयों की। आरंभिक कुल व्यय क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, P1 इंटू Q1, 5 इंटू 400 2000, और परिवर्तित कीमत पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, P2 इंटू Q2, 4 इंटू 500 2000। अर्थात कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है, अतः लोच क्या है, इकाई के बराबर है। इकाई से अधिक मांग की लोच, P1 कितना था 5 और P2 कितना है 4, Q1 कितनी है 400 और Q2 कितनी हो गई 600। तो P1 इंटू 400 2000, P2 इंटू Q2 4 इंटू 600 2400। तो टोटल एक्सपेंडिचर E2 ज़्यादा है E1 से, तो इकाई से लोच अधिक होगी। और इसके बाद आता है इकाई से कम लोच। P1 5 है, P2 4 है, Q1 400 है और Q2 कितना है 450 है। तो 5 इंटू 400 2000 और 4 इंटू 450 1800। तो E इज़ लेस देन 1, लोच की इकाई से कम होगी। तो एक है इकाई से कम लोचदार, इकाई लोचदार और इकाई से अधिक लोचदार। ये डायग्राम में भी आपको दर्शाया गया है कि कुल व्यय पहले कम है, इकाई से कम है, फिर इकाई के बराबर है और फिर वो इकाई से अधिक हो गया है। तो ये इसके अंतर्गत दर्शाया गया है।
अब आता है ज्यामिति रीति या बिंदु रीति। इस रीति द्वारा हम मांग वक्र से किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करते हैं। डीडी मांग वक्र के आर बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए बिंदु आर पर स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है। ए बी का ढाल और आर बिंदु पर डीडी वक्र का ढाल एक समान है। इसका फॉर्मूला है मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मांग में आनुपातिक परिवर्तन कैसे निकालेंगे? मांग में परिवर्तन अपॉन पहले की मांग और मूल्य में परिवर्तन अपॉन पहले का मूल्य। और ज्यामिति रीति में ये सिद्ध किया जा सकता है कि निचला भाग लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर ऊपर का भाग। तो हम इसके आधार पर मांग की लोच ज्ञात करते हैं। तो इसके अंतर्गत आप देखिए कि इस बिंदु पर आर बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करनी है? मांग की लोच ज्ञात करनी है। द्वारा मांग वक्र में के किसी बिंदु पर लोच ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के निचले भाग अर्थात बिंदु एक्स अक्ष तक की स्पर्श रेखा द्वारा दूरी को ऊपर के भाग अर्थात बिंदु वाई अक्ष तक स्पर्श रेखा की दूरी से विभाजित करके बिंदु विशेष पर मांग की लोच प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ पर एक रेखा खींची गई है ए और बी, उस पर मांग की लोच हमें आर पर ज्ञात करनी है। तो आर बी अपॉन आर ए निचला भाग अपॉन ऊपर का भाग के आधार पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता कर सकते हैं। इसके आधार पर ही हमें मांग की लोच पता चलेगी। मांग रेखा के सरल रेखा होने पर मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियां हैं। एक सरल रेखा के रूप वाले मांग वक्र पर बिंदु रीति की सहायता से मांग की लोच की सभी 5 श्रेणियां प्रदर्शित की गई हैं। आर से के नीचे है ई इज लेस देन 1 इकाई से कम लोचदार, और आर से ऊपर है इकाई से अधिक लोचदार। और बी बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है? 0 है अर्थात बेलोचदार मांग है। और ए बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटिव है अर्थात पूर्णतः लोचदार मांग है। और उससे के ई इज ग्रेटर देन 1 मतलब लोचदार मांग है, अधिक लोचदार मांग है। और यहाँ पर आर पर इकाई लोचदार मांग है और उसके नीचे कम लोचदार मांग है अर्थात सापेक्षिक बेलोचदार मांग है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चाप लोच विधि, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। जब कीमत परिवर्तन के कारण मांग की दशाओं में बड़ा परिवर्तन होता है तब मांग की लोच की सही माप ज्ञात करने के लिए चाप लोच रीति का प्रयोग किया जाता है। मांग की दशाओं में बड़े परिवर्तनों के कारण मांग की लोच का सही मूल्यांकन करने के लिए आरंभिक एवं परिवर्तित मात्राओं का औसत प्रयोग किया जाता है। जब कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं और बड़ी दशाओं में परिवर्तन होते हैं तो मांग की लोच ज्ञात करने के लिए चाप लोच रीति का प्रयोग किया जाता है। इसमें मांग की लोच का सही मूल्यांकन करने के लिए आरंभिक एवं परिवर्तित मात्राओं का औसत प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद आता है इसका फॉर्मूला, जिसके अंतर्गत हम निकालेंगे कि मांग की लोच कैसे प्राप्त करते हैं। E इज इक्वल टू मांग की मात्रा में परिवर्तन अपॉन मांग की आरंभिक मात्रा प्लस मांग की नवीन मात्रा अपॉन 2, है ना। फिर उसके बाद आता है कीमत में परिवर्तन अपॉन आरंभिक मात्रा कीमत प्लस की नवीन कीमत अपॉन 2। इसको और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? मांग की मात्रा में परिवर्तन अपॉन मांग की आरंभिक मात्रा प्लस मांग की नवीन मात्रा अपॉन कीमत में परिवर्तन अपॉन की आरंभिक कीमत प्लस नवीन कीमत। अब Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इस अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P1 माइनस P2। अब इसको यदि मल्टीप्लिकेशन में कर दें तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P2 माइनस P1। और क्या हो जाएगा? Q2 माइनस Q1 को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Q,
और P2 माइनस P1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P। तो डेल्टा Q अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन डेल्टा P। P1 क्या है, आरंभिक कीमत है, और